गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास का जो अगला चैप्टर है, चैप्टर 8 कंट्रोलिंग, उसे हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, उसके फीचर्स, इम्पोर्टेंस और लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कंट्रोलिंग है क्या। कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that activities in an organization are performed as per plans. Controlling means the activities which are organized in the organization for performing different functions that are to be observed whether they are according to the plans or not. If they are not according to the plans, there should be some corrective measures must be taken. If they are according to the plans, then well and good. यानी हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग वह कार्य है जिसके माध्यम से हम एक संस्था में होने वाली उन सभी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं, उन पर वॉच रखते हैं जो हम किसी अपने ऑपरेशन में फंक्शन को परफॉर्म करने जा रहे हो। तो उसमें ये देखना होता है कि जो प्लान्स हमने बनाया था, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए कुछ सुधारात्मक चरण हमें उसमें शामिल करने पड़ेंगे और तब फिर हम उसको जैसा हमारा प्लान है उसके अकॉर्डिंग उस काम को लेकर आएंगे। जो कून्स और डोनियल ने जो डेफिनेशन दी है वो कहते हैं कि मैनेजरियल कंट्रोल इम्प्लाइज द मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड एंड करेक्शन ऑफ डेविएशन टू एश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स। कून्स और डोनियल ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने ये कहा है कि मैनेजरियल कंट्रोल का मतलब है कि हम जो हमारी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कार्यकलाप या क्रियाकलाप चल रहे हैं, उनको जांचना और उसके माध्यम से हमें ये देखना कि वो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग या जो हमने मानक तय किए थे उसके अकॉर्डिंग वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर उनमें कोई किसी तरह का डेविएशन है, उस विचलन को समझना और फिर उसमें सुधारात्मक स्टेप लेना या करेक्शन कराना, ताकि हम अपने जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए हैं उनको प्राप्त कर सकें, अपने ऑब्जेक्टिव्स को हम अटेन कर सकें। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है कि कंट्रोल या कंट्रोलिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम उन एक्टिविटीज़ को जो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रही हैं या नहीं हो रही हैं उनकी जांच करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसको देखते हुए उसमें कोई गुंजाइश है तो सुधारात्मक स्टेप लेते हैं और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोलिंग की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या क्या है। इसमें हमने जो सबसे पहली विशेषता ली है, कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। कंट्रोलिंग एक लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया है। यानी गोल ओरिएंटेड फंक्शन का मतलब ये हुआ कि कंट्रोलिंग एंश्योर दैट एन ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर द अटेनमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। कंट्रोलिंग इज दस ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। यानी कंट्रोलिंग यह तय करता है कि जो हमारे संस्था के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, जो डिफरेंट हमारे साधन हैं, उनका हम प्रभावपूर्ण तरीके से और सही तरह से प्रयोग करें ताकि हम जो संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति कर सकें। और यही जो है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। इसलिए हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है, कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। जैसा भी आपको पता है, ये वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है, परवेसिव।
ऑल परवेसिव का मतलब दैट इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। संस्था में सभी स्तर, जैसे लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल, तीनों स्तर पर कंट्रोलिंग को हम प्रयोग में लाते हैं। सो कंट्रोलिंग फंक्शन of a manager is a pervasive function. It is primary function of every manager. Managers at all levels of management, top, middle and lower, need to perform controlling function to keep a control over activities in their areas. Moreover, controlling is as much required in an educational institution, military, hospitals and a club as well as in a बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजर का हर स्तर पर लागू करने वाला फंक्शन है, कार्य है। ये एक महत्वपूर्ण और बेसिक काम है जिसके माध्यम से मैनेजर अपने अंतर्गत चलने वाली सभी एक्टिविटीज़ को तय करता है, उनको ऑब्जर्व करता है, चाहे वो लोअर लेवल पर चल रही हैं, चाहे वो मिडिल लेवल पर चल रही हैं, चाहे वो टॉप लेवल पर चल रही है। हर स्तर पर कंट्रोलिंग का फंक्शन जो है वो चलता रहता है। टॉप लेवल का जो मैनेजर फंक्शन है वो अपने सबऑर्डिनेट की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना है, मिडिल लेवल का अपने सुपरवाइजरी लेवल पर कंट्रोल करना है, और जो सुपरवाइजरी लेवल है उसका अपने लोअर लेवल के वर्कर्स पर जो है कंट्रोल करना है। तो ये हर स्तर पर लागू होता है, और खाली हर स्तर पर ही नहीं, ये हर तरह की संस्था, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो आपका कॉलेज हो या आपकी कोई संस्था हो या कोई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो या हॉस्पिटल हो, किसी भी तरह की संस्था हो, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह कंट्रोलिंग एक अहम रोल प्ले करता है। बहुत ज़रूरी है, बिना कंट्रोलिंग के जो हम अपने स्टैंडर्ड या जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं वो पूर्ण होना असंभावी नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक होने की संभावना बनी रहती है, कोई ना कोई डेविएशन या विचलन होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए कंट्रोलिंग के माध्यम से अगर किसी स्टेज पर हमारे एक्टिविटीज़ इस तरह से जा रही हैं कि वो हमारे जो स्टैंडर्ड्स है उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो हम उसको चेक करते हैं और उसको फिर जो है करेक्टिव स्टेप लेकर के उसको आगे हम अपने अनुरूप स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है या विशेषता है वो है इट इज़ ए बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। इसका अर्थ ये है, ये भविष्य की तरफ देखने वाली प्रक्रिया भी है और पूर्वार्ध की तरफ देखने वाली प्रक्रिया भी, यानी पीछे की ओर और आगे की ओर, दोनों तरफ इसको देख करके हम जो है कंट्रोलिंग का काम करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग एक बहुत बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन लाइक पोस्ट मार्टम ऑफ पोस्ट एक्टिविटीज़ टू फाइंड आवर डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। In that sense, controlling is a backward-looking function. Controlling is also forward-looking function because the corrective actions initiated by control function aims to improve the future performance. जैसा अब आप इसको समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे देखते हैं कि पिछली जो एक्टिविटीज़ हमारी हुई है उनको हम एनालाइज करते हैं, उनका पोस्टमार्टम करते हैं कि उनसे जब हमने वो एक्टिविटी की कितना हमारा जो स्टैंडर्ड था या जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए थे कितने हमने उनको प्राप्त किया, किस तरह से हम उनको जो है अचीव कर सके और कितना हम उनमें पीछे छूट गए। तो उससे क्या है, ये एक बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस हुआ। लेकिन फिर हम उसको करेक्टिव मेजर्स लेकर के आगे भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो, वो कमियां ना रह जाएं, वो चीज़ें ना छूट जाएं जो पहले हम भुगत चुके हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर ये भविष्यवादी या फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है दैट इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, यानी दोनों ही दिशाओं में ये चलता है। हम पीछे की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करके उनके आधार पर आगे की चीज़ें प्लान करते हैं और आगे के लिए जो प्लान करते हैं वो हम भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए पिछले त्रुटियों से हम सीखते हुए करते हैं। तो दोनों ही दिशाओं में ये नॉर्मल फंक्शन हमारा काम करता है। सो इट इज़ फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। नेक्स्ट जो हमारा फीचर है वो है इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, यानी ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस है।
कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। इसका अर्थ ये हुआ, कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स ए कांस्टेंट रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट एक्टिविटीज in the organization are performed as per plans. Cycle back to the planning function. Controlling should be misunderstood as the last function of management. It brings the management cycle back to the planning function. The controlling function finds out how far actual performance derived from standard, analyze the causes of such deviation, and attempt to take corrective actions based on the same. This process helps in formulating of future plans in the light of the problem that were identified, and thus help in better planning in the future period. Thus, controlling only completes one cycle of the management function and improve planning in the next cycle. So, अब हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोलिंग का कार्य है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब हम एक काम को कंट्रोल कर रहे हैं, एक फंक्शन हमारा चल रहा है, उसको जब हम पूरे को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन के दौरान हमें कुछ कमियां मिलती हैं, उनके बिहाफ पर हम जो है कुछ निदानात्मक स्टेप लेते हैं, चरण लेते हैं या निदानात्मक एक्टिविटीज़ या प्लान करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा फ्यूचर अगला प्लान जो है उसमें चलने लगता है। सो वो एक कभी ना एंड होने वाली प्रक्रिया है, यानी एक साइकिल ख़त्म होता है तो दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है, और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो जो हमारी कंट्रोलिंग की विशेषताएं हैं उनमें ये मुख्य रूप से 4 हैं। पहला है कि कंट्रोलिंग गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, कि ये लक्ष्य निर्धारित प्रक्रिया है। फिर कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन, इट इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल एंड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, कि ये भविष्यवादी प्रक्रिया भी है और पूर्वा में देखने वाली प्रक्रिया भी है। इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। फीचर्स या विशेषताएं समझने के बाद हम आते हैं अब कि कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्या इसकी महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है कंट्रोलिंग की। तो सबसे पहला हमारा आता है accomplishing organizational goal। accomplishing organizational goal का अर्थ हुआ कि जो संस्था के निर्धारित उद्देश्य हैं उनको अटेन करने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए ये इनिशिएट करता है, ये आगे बढ़ाता है। जैसे द कंट्रोलिंग फंक्शन मेजर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ब्रिंग टू लाइट द डेविएशन इफ एनी एंड इंडिकेट करेक्टिव एक्शन इन द guides an organization and keep it on right track so that organizational goal might be achieved। यानी जब हम कंट्रोलिंग माध्यम से जो का प्रोसेस हम जब शुरू करते हैं, हम उसमें ये देखते हैं हमने जो प्लान एग्जीक्यूट किया था, उसमें जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, उनको हम कितना प्राप्त कर रहे हैं, उस दिशा में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। अगर कहीं कोई स्टेप चूक हो रहा है, कहीं कोई कमी रह पा रही है, कुछ पीछे हम छूट गया है, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए उसमें कुछ निदानात्मक, यानी कि उसको जो है हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। निदानात्मक का मतलब होता है उसको ठीक करने हेतु, तो उसका निदान हम करते हैं जो कमियाँ छूट गई हैं। तो उस तरह से हमारा जो क्यों करते हैं वो निदान या वो जो करेक्टिव मेजर्स क्यों लेते हैं, ताकि हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे या जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किए थे, जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य थे, उनकी प्राप्ति हम कर सकें। ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्रोलिंग हेल्प अस टू अकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंस है वो है मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी कंट्रोलिंग इज दैट प्रोसेस विच enables us to use maximum resources up to the capacity of the resource and as well as our worker। यानी हम कह सकते हैं by exercising control a manager seek to reduce wastage and spoilage of resources। यानी जो हमारी संस्था में
नष्ट होने वाली प्रक्रिया है या वेस्टेज की जो स्थिति है, जो वेस्टेज हो जाती है कई बार प्रोडक्शन के दौरान या किसी एक्टिविटी के दौरान, उसको मिनिमाइज करता है कंट्रोलिंग। क्योंकि हम जब लेबर को वॉच करेंगे तो वो लापरवाही कम करेगा, लापरवाही कम करेगा तो सीधी सी बात है कि जो वेस्टेज है या जो स्पॉइलेज है वो कम होगा। तो उसी तरह से ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन अकॉर्डिंग विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स, यानी सारी एक्टिविटी हमारी पहले सेट किए गए नॉर्म्स और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलती है। और दिस इंश्योर दैट रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। जब हम सारी चीज़ प्लान करके चल रहे हैं, हर एक्टिविटी के लिए हमने एक प्लानिंग की हुई है कि कितना उसमें हमने टाइम लगाना है, कितना हमने उसको जो है आउटपुट लेके आना है, कितना हमने लेबर उस पर लगानी है, उसके हिसाब से फिर हमारे पास क्लियर कट ये चीज़ आ जाती है कि हम जो है उसको, जो चीज़ है, जो भी रिसोर्स हमारे पास है, जो भी मद है, उसको हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली यूज़ करें। उसके इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करने से वेस्टेज और स्पॉइलेज घटती है, हमारा जो लेबर कॉस्ट है या जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो घटती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी कंट्रोलिंग के माध्यम से संस्था के अंदर एक डिसिप्लिन, अनुशासन और एक यथास्थिति, यानी जो जहाँ जो चीज़ है, जिस एक प्रॉपर ऑर्डर में चीज़ें होनी चाहिए वो चीज़ उस ढंग से रहती है। जैसे कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज बाय कीपिंग ए क्लोज चेक ऑफ देयर एक्टिविटीज़। क्योंकि कंट्रोलिंग के माध्यम से हम क्या करते हैं, डिफरेंट वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको चेक करते हैं, तो वो अटेंटिव हो जाते हैं अपने काम के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने फंक्शन के प्रति। और जब वो अटेंटिवली काम करते हैं तो स्पॉइलेज और वेस्टेज की संभावना घट जाती है। और जब वो हो जाती है, घट जाती है, तो यानी एक चीज़ वो काम को प्रॉपर करती है, यानी वो एक डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर में अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सो कंट्रोलिंग इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी लेवल पर चलता है। और जैसे ही कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को ऑब्जर्व करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसमें उसकी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसकी एक्टिविटीज़ डिसिप्लिन वे में चलती हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, यानी कंट्रोलिंग के माध्यम से हम एम्प्लॉय को बड़ी आसानी से मोटिवेट कर पाते हैं। मोटिवेट का मतलब क्या होता है, उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि a good control system ensure that employees know well in advance what they are expected to do and what are the standard of performance on the basis of which they will be appraised. In this, they get motivated and help them to give better perform. क्योंकि हमें पता है जब हम किसी एम्प्लॉय को ये बता के रखते हैं कि भाई आपने क्या परफॉर्म करना है, कितना परफॉर्म करना है, किस तरह से काम करना है, किस प्रकार से उनको जो है अपनी चीज़ को प्रोड्यूस करना है, किस तरह से करना है, तो नेचुरल सी बात है जब उनको सारी चीज़ पता होता है, उनको ये पता है कि किस तरह की परफॉर्मेंस पर उनको जो है प्रेजल मिलेगा, उनको जो है शाबाशी मिलेगी, तो वो उस काम को लगन के साथ करते हैं और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं। और इससे क्या होता है, जब उनको एक अप्रेज या एक उनको जो है हम अपलॉड करते हैं तो वो मोटिवेट होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और लगन के साथ काम करते हैं। यानी कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग मोटिवेशन को भी इनिशिएट करता है और कंट्रोलिंग के माध्यम से एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट भी होता है, प्रोत्साहित भी होता है और उससे जो है हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग जो है वो हमारे एम्प्लॉय को मोटिवेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, यानी आपको पता है कि कंट्रोलिंग के अंदर क्या संस्था में हमारे बहुत सारी एक्टिविटीज चलती है। सो कंट्रोलिंग प्रोवाइड डायरेक्शन टू ऑल एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। Each department and employee is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another. This ensures that overall organization objectives are accomplished. यानी
हमें पता है कंट्रोलिंग के जरिए हम जितनी अपनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो अलग अलग डिपार्टमेंट की हैं, चाहे वो अलग अलग लेवल की है, मेन मोटिव होता है वो होता है जो हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हुए हैं, जो उद्देश्य निर्धारित कर रखे हैं, उनको अचीव करना। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि कंट्रोलिंग के माध्यम से हम उन सभी डिफरेंट एम्प्लॉय के बीच की, डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में जो एक्टिविटी चल रही है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, एक सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। और वो सामंजस्य स्थापित होने से क्या होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन गोल को टाइमली और एक्यूरेटली अचीव कर पाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग इनिशिएट और पुश अप द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो हमारा जो इम्पोर्टेंस का पॉइंट है वो है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड का मतलब है कि जो हमने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड बनाए थे, जो हमने प्लानिंग करते हुए स्टैंडर्ड सेट किए थे, उनको हम उसके अकॉर्डिंग कितना हम एक्चुअल परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं, ये जज करना, इसकी जांच करना, इसकी जो है उसको जो है हमने जो है ये करना कि वो कितना हम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप ए केयरफुल चेक ऑन द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो फ्रूटफुल चेंज लाने हैं, जो हमें एक्सपेक्टेड चेंज लाने हैं, केयरफुल चेक करते हैं उनको हम। एंड इन द एनवायरनमेंट एंड हेल्प टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड इन लाइट ऑफ सच चेंजेस। A good control system enables management to verify whether the standards set as accurate and objective। यानी जब हम संस्था में अपना काम करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि जो हमने चीज़ें परफॉर्म करने के लिए जो हमने प्लान किए हैं उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या कितना हम उससे डेविएट कर पा रहे हैं, कितना हम उससे दाएं बाएं हो रहे हैं या भटक रहे हैं। तो उनको करेक्टिव मेजर लेकर के जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे, क्या वो रियलिस्टिक या वास्तविक परिस्थितियों में संभव है प्राप्त करना या नहीं। यानी हम ये जज कर पाते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड या जो गोल निर्धारित किए थे वो क्या सही भी किए थे, या कहीं हमने उत्साहवश कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिए हों और उसके अकॉर्डिंग हम परफॉर्म ना कर पाएँ। तो यानी कि एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड भी जो है हम कंट्रोलिंग के माध्यम से ही जज कर पाते हैं। इस तरह से हमारे पास जो इम्पोर्टेंस के 6 पॉइंट आए, एकम्प्लिश द ऑर्गेनाइजेशन गोल, यानी कि जो संस्था के जो गोल्स हैं उनको जो है हम अचीव कर पाते हैं। दूसरा, मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज का भरपूर प्रयोग करते हैं। तीसरा, एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, यानी कि कंट्रोलिंग के माध्यम से संस्था के अंदर जो हमारा ऑर्डर और डिसिप्लिन है वो बना रहता है। फिर इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, इससे क्या है, कंट्रोलिंग के माध्यम से एम्प्लॉय के अंदर हम मोटिवेशन को भरते हैं, उनको जो है मोटिवेट करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन द एक्शन, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करते हैं हम। और जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, और इसके माध्यम से हम जो है स्टैंडर्ड की एक्यूरेसी को जज करते हैं। इसके बाद 2-3 चीज़ें हमने देखी, कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग में क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है, क्यों वो महत्वपूर्ण है। जब एक चीज़ में अच्छाइयाँ हैं तो कई बार कुछ कमियाँ भी रहती हैं, कुछ उसकी लिमिटेशंस भी होती है। तो यहाँ कुछ 2-4 लिमिटेशंस हमारी कंट्रोलिंग के प्रोसेस की ये है, जिसमें हम अब उसको देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग, पहला पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम क्वांटिटेटिव जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करने में हमें दिक्कत आ सकती है। कंट्रोलिंग सिस्टम लूजेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। दिस मेक मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड देयर कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड ए डिफिकल्ट टास्क। Employee morale, job satisfaction and human behavior are such areas where these problems might arise। यानी कि जब हम लिमिटेशन के जरिए
अर्थ ये है कि कमी क्या रह जाती है कंट्रोलिंग में कि हम कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम क्वांटिटिव जो एस्पेक्ट है यानी क्वांटिटी के रूप में कितना परफॉर्म होना चाहिए, अगर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं यानी उस स्टैंडर्ड को प्रॉपर सेट नहीं कर पाते या वो ज़्यादा सेट हो जाता है, एम्प्लॉय अगर उसको नहीं परफॉर्म कर पाते तो उनका मोरल डाउन होता है, एक उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, या वो अगर हमारा क्वांटिटेटिव जो मेजरमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता तो उससे कई बार ये होता है कि हमारी जो है एक रिलेशंस हम जो एम्प्लॉय के साथ हमारे चलते हैं उसके बीच में फ़र्क पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं हम जो है जो लोगों के अंदर एक बिहेवियर की भावना है, सेटिस्फेक्शन की चीज़ है, उनसे जो एक आपसी रिलेशंस है उसमें फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है लिटिल कंट्रोल इन एक्सटर्नल फैक्टर्स। आपको पता है कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं तो कुछ एक्सटर्नल यानी बाहर कारण भी हैं जो बिजनेस को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ऐसे एक्सटर्नल कंट्रोल्स पर बिजनेस का ना के बराबर कंट्रोल है। लिटिल कंट्रोल मीन्स ना के बराबर, नगण्य यानी बहुत ही कम जो है वो कंट्रोल या प्रभाव होता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो प्लानिंग है या जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनको अचीव करने में कई बार हम चूक सकते हैं, क्योंकि बाहरी जो कारण होंगे उन पर हमारा कंट्रोल ना के बराबर रहता है। जैसे जनरली एन एंटरप्राइज कैन नॉट कंट्रोल एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्शन यूनिट बना रखी है, हमने प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन देयर अराइजेस सम न्यू पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट विच वी आर प्रोड्यूसिंग। इफ देयर इज अ चेंज ऑल ऑफ सडन हाउ कैन वी चेंज एज पर पॉलिसी, बिकॉज आवर प्लान हैज बीन एग्जीक्यूटेड, क्योंकि हमारा प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है और ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ बदल गई उस चीज़ को लेकर के, तो या तो हमें प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा या फिर हमें अपने प्लान को रीप्लान करना पड़ेगा। तो यानी कि बाहरी फैक्टर्स पर हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता है। ठीक है, उसके बाद है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज़ के द्वारा एक विरोध या एक क्या बोलते हैं उसको हम अवरोध क्या पैदा करना, क्योंकि कई चीज़ों को लेकर के उनको लगता है कि जॉब जो है वो सिक्योर लगती है, या उनको ये महसूस होता है कि हमारी जो लिबर्टी है उस पर जो है इफेक्ट आ रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं रजिस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को। कंट्रोलिंग की प्रोसेस, कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम एम्प्लॉय को ऑब्जर्व करते हैं। जब एम्प्लॉय को ऑब्जर्व किया जाता है तो एक तरह से उसकी जो आज़ादी है, जो फ्रीनेस है, जो उसकी लिबर्टी है, वो कहीं ना कहीं उसको हैम्पर करती है और वो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि मैं जो है अगर ज़्यादा सख्त कंट्रोलिंग होगी तो मैं काम नहीं करूँगा। यानी एम्प्लॉय कहीं ना कहीं रजिस्ट करता है और इसमें क्या होता है, कंट्रोल इज ऑफन रजिस्टर्ड बाय एम्प्लॉय बिकॉज it restricts their freedom. For instance, employee might object when they are kept under strict watch with the help of closed CCTV. अगर वो CCTV के जरिए उन पर कंट्रोल किया जाता है, एक एग्जाम्पल हम देते हैं, तो लोग उसका विरोध करते हैं क्योंकि उनकी हर एक्टिविटी उसमें रिकॉर्ड हो रही होती है और उसकी हर एक्टिविटी रिकॉर्ड होने के कारण वो जो है अगर कोई चूक करते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, इसलिए जो है वो उसका विरोध करते हैं। कंट्रोलिंग के प्रोसेस का ये एक लिमिटेशन है इसकी। उसके बाद है इट इज़ ए कॉस्टली अफेयर, ये एक महंगी प्रक्रिया भी है क्योंकि कंट्रोलिंग के लिए हमें जो है कहीं ना कहीं एक स्टाफ इन्वॉल्व करना पड़ता है और उसके लिए कुछ एक्सपेंडिचर भी हमें लगाना पड़ता है, टाइम भी लगाना पड़ता है, एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं। ए स्मॉल एंटरप्राइज कैन नॉट अफोर्ड टू इंस्टॉल एन एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम। यानी एक छोटी संस्था, बड़ी संस्था तो बियर कर जाती है, लेकिन एक छोटी संस्था जो है कॉस्टली जो कंट्रोल सिस्टम है उसको अडॉप्ट नहीं कर पाती और उससे जो है क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जो है जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, इसलिए वो जो है कंट्रोल सिस्टम को लूज कर देते हैं। कंट्रोल सिस्टम कम होता है तो उससे क्या होता है, उनका जो है प्रोडक्शन पर या जो आउटपुट है उस पर इफेक्ट आता है। तो हमने यहाँ आज के जो क्लास में कुछ टॉपिक लिए
पहले तो कंट्रोलिंग क्या है, उसके बाद कंट्रोलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी विशेषताएं, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और लिमिटेशंस। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है इससे आगे का स्टेप जिसमें प्रोसेस ऑफ हमारा पूरा प्रोसेस चलता है कंट्रोलिंग का, उसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं उसको लेंगे। थैंक यू।